तो कल की क्लास में हमने कल्पित माध्य विधि के बारे में पढ़ा था, है ना? तो आज हम करेंगे पग विचलन विधि, जो कि सबसे लास्ट विधि है। माध्य को निकालने की 3 विधियाँ हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जो माध्य है, इसको निकालने की 3 विधियाँ हैं, 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है आपका डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। दूसरा तरीका है आपके पास कल्पित कल्पित माध्य विधि। और जो तीसरा और सबसे लास्ट तरीका है, वो है आपके पास पग विचलन विधि। ये 3 तरीके हैं माध्य निकालने के। पहला तरीका क्या बताया? प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। किसके तरीके हैं ये? माध्य निकालने के, ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि क्लास 10th में सिर्फ आपका ग्रुप डाटा है, मतलब आपको हमेशा ग्रुप में डाटा मिलेगा, जैसे 10 से 25, 25 से 50, है ना? इसे हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो इस टाइप से आपको डाटा मिलेगा। तो उसमें प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये हो जाता है जी आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। 2 टाइप के और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, मतलब क्लास 10th में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, है ना? वो थे, एक तो रो डाटा वाला फॉर्मूला था सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन, याद हो तो आपको। एक अनग्रुप वाला था, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही था, ठीक है? लेकिन वो है ही नहीं, तो इसलिए हम कर नहीं रहे। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से कल्पित माध्य विधि, इसका फॉर्मूला क्या था? सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई प्लस ए, ठीक है ना? जहाँ पे ये जो डी आई है, ये होता है डेविएशन, अंतर, ठीक है? ए, यहाँ पे जो ए है, ये होता है अज्यूम्ड मीन, जो आपने माध्यम माना है, उसको हम कहते हैं, ठीक? तो कल के लेक्चर में हमने बात कर ली थी इसकी। अच्छा जी, अब आ जाइए आप पग वच पग विचलन विधि पे। इसके बाद फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम ये भी सीखेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है? तो पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई, और इसकी मल्टीप्लाई कराई जाती है एच से, ठीक है? अब ये एच क्या है, ये भी पढ़ना है, लेकिन मैं लिख लो, फिर प्लस में ए। समझ गए? ये होता है पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला। समझे? ठीक है? तो अभी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये एच क्या है, यू आई क्या है ना? ये तो आपको पता ही है, अज्यूम्ड मीन, जो हम माध्यम मानते हैं, उसी को हम ए बोलते हैं, ठीक है? तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। करें? देखिए। तो जो कल क्वेश्चन किया था ना, वही कर रहे हैं। बस अब उसको विचलन विधि से करेंगे। ये क्वेश्चन किया था ना कल। अच्छा, विधि आप कोई भी यूज कर लो, माध्य सेम ही आएगा, सबका बराबर आएगा। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि कर लो, चाहे कल्पित माध्य विधि कर लो, चाहे पग विचलन कर लो, है ना? तीनों में जो माध्य की वैल्यू होगी ना, वो बराबर आएगी। जैसे कल आपको याद हो, कल हमने कल्पित माध्य विधि से इसको सोल्व किया था, तो हमारी जो माध्य की वैल्यू आई थी, वो आई थी 62। परसों हमने इसको प्रत्यक्ष विधि से सोल्व किया था, उसमें भी 62 आई थी। और आज हम इसी क्वेश्चन को पग विचलन से करेंगे, इसमें भी 62 आएगी, ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा ना, सिंपल क्या लिखा कि माध्य ज्ञात करो, तो आप इन तीनों विधियों में से कोई भी विधि लगा करके सोल्व कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन कर रखा है कि भाई पग विचलन विधि से करना है, तो आपको पग विचलन विधि से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पग विचलन से कह दिया आपने, कल्पित से कर दिया, नंबर कट जाएंगे फिर उसके, ठीक है? तो ये क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बारी में। इसमें क्या कह रखा है कि भैया 10 से 25 तक अंक लाने वाले विद्यार्थी 2 हैं। एक क्लास में 100 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें 10 से लेकर के 25 तक अंक लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 2। 25 से 40 तक अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 3। 40 से 55 तक अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 7। हो सकता है भी सातों के मान लो 40 नंबर आए हों, हो सकता है किसी के 41 आए हों, मतलब 40 और 55 के बीच में नंबर आए होंगे इनके,
ठीक है। 55 से लेकर के 70 तक नंबर लाने वाले कितने हैं? 6। 70 से 85 तक नंबर लाने वाले 6। 85 से 100 तक नंबर लाने वाले 6 विद्यार्थी हैं। बात समझ में आ गई? हमें माध्य निकालना है। हमें हमसे ये पूछा है कि एवरेज के हिसाब से हर एक विद्यार्थी को कितने नंबर मिले। अगर मैं सभी नंबर्स को सभी छात्रों में बराबर बांट दूं तो हर एक छात्र को कितने नंबर मिलते हैं एवरेज के हिसाब से, तो वो बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब इसको करने के 3 तरीके हैं। चाहे तो आप इसको प्रत्यक्ष से कर लो, चाहे कल्पित से कर लो, चाहे पग विचलन से कर लो। प्रत्यक्ष और कल्पित से तो हम करके देख चुके हैं, हमें आता भी है। अब हम करेंगे इसको पग विचलन विधि से। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। ठीक है, लो जी। तो ये है हमारे पास 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो आप चाहे तो यहाँ पे बारंबारता लिख दो या फिर आप सिंपल FI लिख दो। FI का मतलब भी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता ही होता है। ठीक है, चलो जी। ये कितनी कितनी है? 2, 3, 7, 6, 6 और 6। इसके बाद हम क्या करते थे? XI निकालते थे। XI देखो, जब आपको ग्रुप डाटा दिया हो ना तो उसके अंदर जो XI होता है वो उस क्लास इंटरवल का, वर्ग अंतराल का मिड पॉइंट होता है। ठीक है ना? XI का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे 2 विद्यार्थी हैं, इन दोनों विद्यार्थियों के 10 से लेकर के 25 तक के बीच में नंबर आए। हो सकता है कि भैया किसी के 12 नंबर आए हों, इसमें से एक के 12 नंबर आए हों और जो दूसरा विद्यार्थी है हो सकता है उसके 15 नंबर आए हों, है ना? लेकिन हमें कोई पता तो है ही नहीं डाटा का कि भी कितने-कितने नंबर आए। तो हम यहाँ पे अप्रोक्स लेके चलते हैं। अप्रोक्स किसको मानते हैं? 10 और 25 के मिड पॉइंट को। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दोनों विद्यार्थी हैं ना, इनके औसतन इन दोनों 10 और 25 के जो बीच वाला नंबर है उतने नंबर आए होंगे। समझे? जैसे 10 और 25 कितना हो गया? 35 हो गया ना? इसको आप ऐसे जोड़ लेते हैं। 10 और 25 कितना हो गया? 35 हो गया। 35 का आधा कर लो, 17.5 आ गया। यानी 17.5 जो है 10 और 25 का मिड पॉइंट है ना? तो हमने ये मान लिया कि जो दोनों विद्यार्थी हैं ना, ये दोनों विद्यार्थियों के 17.5 नंबर आए हैं। हो सकता था कि किसी के 15 आए हों और हो सकता था कि दूसरे के 20 आए हों, लेकिन हमें मालूम तो है ही नहीं ना, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं। इसी कारण जो ग्रुप डाटा होता है उसका जो माध्य निकलता है ना, वो भी अप्रोक्स निकलता है। कल के बाद लेक्चर में ये बातें सारी बता रखी है मैंने, याद हो तो आपको। ठीक है, अच्छा फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर फिर तो हमारा जो माध्य है वो तो एक प्रकार से कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ऐसे तो, है ना? तो होता ही है, माध्य में फ़र्क पड़ेगा ही, 2 या 3 अंकों का फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मान के चल रहे हो। मान लो कि ये जो 2 विद्यार्थी हैं, इसमें से एक विद्यार्थी के 15 आते, दूसरे विद्यार्थी के मान लेते हैं कि 20 आए होते, मान लो। 20 नहीं, चलो कुछ और मान लो, 18 मान लो, है ना? एक के 15 आए थे और दूसरे के 18 आए होते, क्योंकि अगर 20 मानता तो वापस से 35 ही हो जाता। ठीक है ना? एक के मान लिए 15 आए, दूसरे के 18 आए। तो इस कंडीशन में तो XI कितना होना चाहिए था? 15 और 18 कितना हो गया? 15 15 30 और 3 33 हो गया। 33/2 कट के कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 छके 12.5, 16.5 आ गया इसके हिसाब से तो XI देखा जाए तो। XI कितना आ गया? 16.5 आ गया ना, तभी तो 16.5 की 2 से गुणा करोगे तभी तो 33 आएगा फिर वहाँ पे। है ना? लेकिन हमने XI कितना लिया? 17.5 लिया, क्योंकि हमारे पास ये डाटा है ही नहीं ना। मैंने तो यहाँ पे मानना है कि भैया एक के विद्यार्थी के 15 आए, दूसरे के 18 आए। हो सकता है कि एक के 20 आए हों, दूसरे के 22 आए हों। ये भी तो हो सकता है ना। तो इतना तो गैप पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे कितने का गैप है? 1 का गैप है ना, तो इतना तो पड़ेगा ही। ठीक है? चलिए। अच्छा 25 और 40 के बीच में कौन-सा अंक आता है? तो इनको जोड़ लीजिए, 40, 50, 60, 65 हो गया। 65 का आधा कितना होता है? 30 दूनी 60 हो गया ना, तो 32.5 हो गया। ठीक है? अच्छा 40 और 55 के बीच में क्या आता है? ये हो गया अपना 95, 95 का आधा 47.5 हो गया। ठीक है? 55 और 70 के बीच में क्या आएगा? 62.5 आएगा। कैसे मालूम चला? देखो, 55 और 70 को या तो जोड़ लो, उसको आधा कर लो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो ना, 55 और 70 में कितना का गैप है? 15 का गैप है ना, तो 15 का आधा कितना हो गया? 7.5 हो गया।
है ना। तो 55 में 7.5 जोड़ लो, 62.5 हो गया। ऐसे ही चलता जा रहा है, देख लो 25 में 7.5 जोड़ा तभी 32.5 आया, तो पैटर्न पता चल गया ना अभी। 70 में 7.5 जोड़ लो, 77.5 हो जाएगा। और 85 में 7.5 जोड़ लो तो 92.5 हो गया, समझे। तो ये हमारा हो गया एक्स आई, ठीक है ना, यानी हमने इनको डाटा पॉइंट्स मान लिया, ठीक है। चलिए अब कर एक एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई कर लो, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल लो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा भाई, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी आई निकाल लेते हैं, डेविएशन। डेविएशन तो इसमें भी निकालना है, डेविएशन जो है डी आई जो है ये आप कल्पित माध्यम विधि में भी निकालते हैं और पग विचलन विधि दोनों में निकालना पड़ता है, ठीक है। तो डी आई हो गया आपका एक्स आई माइनस का ए क्या होता है, ए इनमें से कोई भी एक संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इनमें से लेनी है, किसी कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। भाई इस डाटा का आप अपनी मर्जी से एक माध्यम मान लेते हैं, लेट्स से कि मैंने इसको ए ले लिया, है ना। जरूरी नहीं है कि इसको ही लेना है, आप चाहें तो 50 को ले लो, 55 को ले लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाद में आप जोड़ रहे हो। जो माध्य निकाल रहे हो, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, माध्य निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, क्योंकि हम पग विचलन से निकाल रहे हैं ना, तो उसका तो यही फॉर्मूला है ना, बटे में सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू में एच प्लस में ए, क्योंकि अभी आप यहाँ से ए घटाओगे, बाद में आपने जोड़ दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, है ना। अच्छा जी, 47.5 को मैंने ए मान लिया लेट से, तो यहाँ पे 47.5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब घटाना स्टार्ट कर लो, 17.5 में से 47.5 घटा लो, या फिर एक काम करो 47.5 में से 47.5 पहले घटा लो, ये वाला कॉलम भर लो पहले, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर अब देखो 32.5 में से 47.5 घटाओगे ना, तो माइनस का 15 आएगा, ये माइनस का 30 आएगा। आप कहेंगे जी आपको कैसे पता, तो देखो जब तुम घटा के देखोगे ना, तो जो इनका गैप होता है, मैक्सिमम चांस होता है कि ये गैप ही आता है हमेशा, मैक्सिमम चांस नहीं, हमेशा ही आता है, हमेशा ही आता है, हमेशा जो इनके बीच में गैप होगा। लेकिन ध्यान रखना ये डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए। अब जैसे यहाँ से 10 से 25 है, फिर 25 से 40 है, तो गैप सब में सेम है ना, तो इसलिए गैप भी यहाँ पे सेम आएगा। अगर मान लो 40 से 55 होकर 40 से 50 होता, गैप बदल जाता, तो फिर ऐसे यहाँ पे सेम नहीं आता, फिर आपको करके देखना पड़ता, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाता है 15, 30, 45। जीरो के ऊपर तो नेगेटिव टेबल चलती है और जीरो के नीचे पॉजिटिव टेबल चलती है। आप चाहे घटा के भी देख सकते हैं, 62.5 में से 47.5 घटा लो, 15 आएगा। 77 में से 47.5 घटा लो, 30 आएगा। 92 में से 47.5 घटा लो, 45 आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए जी, ये तो हमारा डी आई हो गया, ये तो हमने कल भी किया था। अब इसके बाद अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट 15 से भाग हो रहे हैं। किससे भाग हो रहे हैं? 15 से, है ना। भाग तो 3 से भी हो रहे हैं, चाहो तो 3 से भी भाग कर लो, है ना। लेकिन फिर भी आप 15 से भाग कर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे किससे भाग हो रहे हैं? 15 से। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको 15 से भाग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भाग कर दूंगा, बाद में गुणा कर दूंगा, चाहे फॉर्मूले देख लो। यहाँ पर हम एक देखो, यहाँ पे हमने घटाया, बाद में जोड़ दिया, यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं, बाद में गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आई ना भाई, आप एक बार जोड़ रहे हो तो वापस घटा भी रहे हो, आप एक बार घटा रहे हो तो बाद में जोड़ भी रहे हो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इन सबको भाग कर दिया किससे? 15 से। तो आप इसको क्या लिख देंगे? आप लिख दीजिए एक्स आई माइनस 47.5, ये जो वैल्यू आई थी, या फिर आप डी आई लिख दो इसकी जगह। इसको मैंने भाग कर दिया किससे? 15 से, क्योंकि ये सारे 15 से भाग हो रहे थे। अब इसको मैं मान लेता हूँ, लेट से यू आई मान लिया। क्या मान लिया? यू आई, समझे। कोई भी नाम दे सकते थे, मैंने यू आई नाम दे दिया। इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ही, आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। जैसे डी आई नाम क्यों दिया? क्योंकि डी आई जो है डेविएशन से निकला है, डेविएशन से। अब यहाँ पे यू आई क्यों नाम दिया? इसका भी कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, जब मुझे पता चलेगा ना तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। और मैक्सिमम चांस ये है कि आप कैसा भी नाम दे सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने दिया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा यू आई निकला है, इसको हमने सिर्फ नाम दिया है यू आई, और कुछ नहीं है बस, ठीक है ना। तो इसको चाहे तो एक्स आई माइनस 47.5 की जगह आप डी आई बाई 15 भी लिख सकते थे, क्योंकि असल में डी आई ही था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन ये जो जितने भी डाटा पॉइंट थे, इन सबको हमने 15 से भाग कर दिया। अब जब मैं इसको 15 से भाग करूंगा तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब और आसान हो गया, है ना। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तो हमें एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई करनी थी, है ना। मल्टीप्लाई आसान थी पिछले में भी, कोई दिक्कत नहीं थी। कल्पित माध्य विधि में भी मल्टीप्लाई आसान थी, लेकिन अब और आसान हो जाएगी, क्योंकि अब मैं एफ आई की यू आई से मल्टीप्लाई करूंगा। अब कहेंगे जी एफ आई की यू आई से क्यों? क्योंकि जो आप फॉर्मूला लिख ले, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले फॉर्मूला लिख लेना। तो अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको पता चलेगा भैया एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करनी है मुझे,
है ना। तो अब मैंने मल्टीप्लाई कर ली एफ आई यू आई की, समझे। जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो आप पहले दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे इस तरीके से करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आते ही आपको लगा कि यार किस तरीके से करूं, वैसे देखने को तो ये उससे भी हो जाएगा, प्रत्यक्ष से भी हो जाएगा, तो आपने दिमाग में ठान लिया कि चलो मैं ना इसको क्वेश्चन को करता हूँ पग विचलन से, है ना। तो पग विचलन से करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या निकालना है। जैसे मैंने लिखा एफ आई यू आई, तो आपको पता है कि यू आई निकालना है। अब यू आई कैसे आएगा, जो आपकी डी आई की वैल्यू है उसको आपको किसी से भाग देना पड़ेगा। अच्छा जनरली क्या होता है, ये जो 15 है ना, इसको वैसे बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं, एच। और एक और बात बताता हूँ, ये जो 15 है ना, ये 15 वैसे इनका गैप होता है हमेशा, 25 में से 10 गया, क्या हो गया 15। और जरूरी नहीं है कि 15 से भाग करना, किसी और से भाग करते ना तब भी आंसर सेम ही आता। अगर मैं इसको 3 से भाग करता ना तब भी आंसर सेम ही आता, समझ में आ गई। और सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो इनके गैप होता है ना बीच का, वही यहाँ पे भाग करने पे ज़्यादा आसान से सोल्व हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, चलो एच लिख ही देते हैं यहाँ पे। अब एफ आई की और यू आई की मल्टीप्लाई कर ली। एफ आई ये है, यू आई ये है। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 7 जीरो जा 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो ये हो गया जी आपका एफ आई यू आई। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब बस फॉर्मूले में रख दो। एच क्या आपका, एच आपने ये एच आप इसको बोलते हैं, है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, एच जो है वो क्लास विड्थ को भी बोला जाता है। ये जो इसके बीच का अंतर होता है ना, इसको भी हम एच बोलते हैं। और ये अंतर, ये दोनों सेम ही आते हैं ना, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको भी एच बोल सकते हैं और इसको भी एच बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अच्छा एक और बात, जरूरी नहीं कि 15 से ही भाग करना है, किसी और से भी भाग कर सकते थे। लेकिन जनरली क्या होता है कि आप जब माध्यक निकालेंगे ना, तो वहाँ पे इसको एच बोला जाता है, इसके बीच के गैप को, ठीक है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि 15 से ही भाग करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर आपको एच में कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। अच्छा एच कितना अपना 15 है जी। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का जोड़ करना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। अब इसका जोड़ कर लो, तो 18 और 12 30, 30 और 6 36 हो गया। 36 में से 3 गया 33, 33 में से 4 गया, 33 में से 4 गया 29। मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, 2 मिनट रुकिए। एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करनी थी ना, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 एकम 3, 2 2 दूनी 4, ठीक है। 18 12 30 और 6 36, 36 में से 3 गया 33, 33 में से 4 गया 29, ठीक ही होना चाहिए, बाकी देखेंगे, ठीक है। 29 हो गया, चलो। अच्छा अब यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना हो गया, 29 हो गया जी। बटे में सिग्मा ऑफ एफ आई का जोड़ करना है। ये हो जाएगा 6 12 18, 6 को 24 25 और 30 हो गया। ये कितना हो गया जी, 30 हो गया। चलो प्लस में ए आपने किसको माना था, ए आपका ये था 47.5, आपने लिखा भी था, ये देखिए लिखा हुआ है, तो 47.5। सोल्व करके देखें इसको, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। और ये जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0.5, 14.5 पे जाएगा। 47.5 में 14.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 एक आंसर ऊपर 48, 7 7 4 11 12, 62.0 यानी 62 हो गया। और अपना माध्यम 62 ही आएगा, क्योंकि कल जो निकाला था उसमें भी 62 आया था, परसों जो तरीके से निकाला था उसमें भी 62 आया था, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बस समझ में आ गई। क्या क्या स्टेप है वापस से समझ लो। यहाँ तक तो सेम ही चीज़ चलती थी। फिर आप यू आई निकालते हैं। यू आई क्या होता है, जो आपका डी आई है ना, उसको आप किसी से भाग दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो 15 से ही भाग होगा, इनके गैप से ही भाग होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जनरली हम इसके गैप से ही भाग दे देते हैं, ताकि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए, है ना, दिक्कत ना आए, ठीक है ना। इसको हम, इसके गैप को हम क्या बोलते हैं, वर्ग की चौड़ाई बोलते हैं। और वर्ग की चौड़ाई को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एच से, है ना। बस नाम दे दिया, देने को तो डब्ल्यू भी दे सकते थे, विड्थ हो गया, है ना, बी भी दे सकते थे, ब्रेथ हो गया, लेकिन एच नाम दे दिया, समझे। क्या नाम दे दिया, एच नाम दे दिया। तो हम इससे भाग देते हैं जनरली। आप चाहें तो किसी से भी भाग दे सकते हैं, दिमाग में ये मत रखिएगा इससे ही देना, इससे ही देना, नहीं, किसी से, जिसकी आपकी मर्जी हो उसी से भाग दे सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन 15 से भाग देने के बाद अंक जो है ना बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, इनके बीच के गैप में से भाग दोगे ना तो अंक बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए फायदा रहता है। तो हमने ऐसे सोल्व कर लिया, बस सिंपल, समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, ये देखेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो कल जो क्वेश्चन किया था ना हृदय स्पंदन वाला, वही क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कल हमने कल्पित माध्य विधि से करा था उसको, कहाँ गया वो, ये रहा। कल तो हमने इसको कल्पित माध्य विधि से किया था, और आज हम इसको करेंगे पग विचलन विधि से, ठीक है।
लो जी। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका माध्य निकालने का मतलब? माध्य निकल तो गया, इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं एक बारी। जैसे इसका माध्य कितना निकला? 62 निकला। इसका माध्य कितना निकला है? 62। इसका मतलब एवरेज के हिसाब से हर एक बच्चे के जो नंबर हैं वो 62 आए हैं। अब आप कहेंगे ऐसे थोड़ी है सर, 10 से 25 तक नंबर आए हैं, दो स्टूडेंट्स के, 25 से 40 तक नंबर आए हैं 3 स्टूडेंट के। तो यहाँ पे आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि हर एक बच्चे के 62 नंबर आए? ध्यान से समझिए, बच्चे हैं कितने टोटल? 30 हैं। कितने हैं? 30। तो एवरेज के हिसाब से बताया जा रहा है कि एवरेज के हिसाब से जो हर एक बच्चा है ना, अगर मैं कुल मार्क्स को हर एक बच्चे के हिसाब से बाँट दूँ, जो मेरे पास टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने हो जाएँगे इस हिसाब से देखा जाए तो? अपना माध्य कितना आया? 62 आया ना, 62 की 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 62 तिया 62 की 30 से मल्टीप्लाई करनी है ना, 3 से कर लो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 1860 हो गया। 1860 मार्क्स आए हैं टोटल। जो बच्चे हैं उनका जो टेस्ट लिया गया, उन सभी बच्चों के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने आए हैं? 1860 आए हैं, है ना? और बच्चे कितने हैं अपने पास? 30 हैं। तो हर एक बच्चे को अगर बराबर-बराबर हिस्सा दिया जाए ना, तो हर एक बच्चे के उस हिसाब से फिर 62-62 नंबर एवरेज के हिसाब से पड़ते हैं। समझे? जो टोटल स्कोर किया ना बच्चों ने, वो 1860 किया है। अब एक बात बताता हूँ, 1860 जो है ना, ये अप्रोक्सिमेशन है, इससे थोड़ा-सा ऊपर, इससे थोड़ा-सा नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमने एक्सआई माना था ना, ये मिड पॉइंट मानना है। ये तो हमने अप्रोक्सिमेशन माना है। इसलिए ये जो 1860 है, ये भी अप्रोक्सिमेशन हुआ। समझे ना? ये क्या हुआ? अप्रोक्सिमेशन। यानी जो आपने कितने बच्चे हैं अपने पास? 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों का जो टेस्ट लिया 100-100 नंबर का, तो हम ये अप्रोक्स मान के चल रहे हैं कि उन सबके अप्रोक्सिमेशन 1860 नंबर आए होंगे। ठीक है ना? सबने जैसे 100-100 का मार्क्स दिया, किसी के 80 आए, किसी के 70 आए, है ना? किसी के अपने 50 भी आए होंगे, किसी 40 भी आए होंगे। उन सभी नंबरों को अगर मैं जोड़ दूँ, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 1860 हो गए। अब 1860 को अगर मैं 30 बच्चों के हिसाब से बाँटूँ, प्रत्येक बच्चे को अगर बराबर-बराबर नंबर बाँटूँ, तो हर एक बच्चे को कितने-कितने नंबर मिल गए? 62-62 मिल गए। ये इसकी एवरेज हो गई। ये इसकी क्या हो गई? एवरेज। मतलब समझ में आ गया? ये चीज़ थी। ठीक है? और आप चाहें तो एक काम भी कर सकते हैं। अ, एफआई की एक्सआई से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। एफआई के जब आप एक्सआई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और उसका जोड़ निकालेंगे, हाँ, एफआई की एक्सआई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जोड़ निकालेंगे, तो वो भी 1860 ही आएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें एफआई के, क्या हम सही हैं या गलत हैं, ये भी तो देखना चाहिए ना। ये तो देखिए एक बार आप, ये जो है ना, ये अनग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटा पूरा। ठीक है, हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। ये देखिए, एफआई एक्सआई का जोड़ कितना आया? 1860 है। ध्यान देना, अगर इसी डाटा को उन्होंने अनग्रुप में दिया होता, ये वही डाटा है लेकिन उन्होंने अनग्रुप में दे दिया, बता दिया अब एक्चुअली कि 10 नंबर एक बच्चे का है, 20 नंबर एक बच्चे का है, तो जोड़ कितना? 1700 क्या बोलते हैं इसको? 80 कम 1, 79। हाँ, 1779, 1779 है ना? और जब हमने उसके हिसाब से देखा, ग्रुप डाटा के हिसाब से देखा, तो कितना आ रहा था? 1860। जब ग्रुप डाटा था तो उस हिसाब से देखा ना, तो ग्रुप डाटा के हिसाब से तो हमें ये लग रहा था कि यार सभी बच्चों का जो जोड़ है, जो सभी बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उनका जोड़ 1860 है। लेकिन असल में जो सभी बच्चों के मार्क्स का जोड़ है वो कितना है? 1779 है। 1779 है। तो ये अंतर आया कैसे? जो हमने एक्सआई माना था ना, जो यहाँ पे हमने एक्सआई माना है, कहाँ गया ये रहा? जो हमने यहाँ पे एक्सआई माना है, वो हमने अप्रोक्स माना है। इसकी वजह से ये अंतर आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो माध्य होता है ना ग्रुप डाटा का, जो ग्रुप डाटा का माध्य है और जो अनग्रुप डाटा का माध्य है, इनमें थोड़ा-सा अंतर इसलिए ही आता है क्योंकि आपने एक्सआई को मिड पॉइंट मान के काम किया है। बात समझ में आ गई ना? ये चीज़ है। ठीक है? बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये दिमाग में क्लैरिटी होती रही ना, तो आपको बाद में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने वापस से। कहाँ गया जी अपना क्वेश्चन? कॉपी कर लिया था? ये रहा। अब ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद इसका माध्य निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हार्ट बीट की जो दर है ना, हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट बीट, दिल का धड़कना, 1 मिनट में जो दिल का धड़कना है वो कितना है? 65 से 68, 65 से 68 बार दिल धड़कता है। कितनी महिलाओं का? 2 का। 68 से 71 बार दिल धड़कता है। कितनी महिलाओं का? 4 का। 71 से 74 बार दिल धड़कता है। कितनी महिलाओं का? 3 का। 74 से 77 बार दिल धड़कता है। कितनी महिलाओं का? 8 का। समझे? 77 से 80 बार दिल धड़कता है। कितनी महिलाओं का? 7 बार। 7 महिलाओं का, 7 बार नहीं, 7 महिलाओं का। ठीक है? 80 से 83 बार दिल धड़कता है। कितनी महिलाओं का? 4 बार। 4 महिलाओं का यार। 83 से 86 बार दिल धड़कता है। कितनी महिलाओं का? 2 महिलाओं का। मतलब समझ में आया? ठीक है?
हमें इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, इनका क्या निकालना है? एवरेज। हर एक महिला का औसतन कितना कितना दिल धड़कता है, औसत निकालना है। अगर मैं पूरे दिल का जो धड़कना है उसको मैं हर एक महिला के हिसाब से बांट दूं, तो हर एक महिला का औसतन कितना कितना दिल धड़कता है ये बताना है। समझ में आ गई? कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसको कल तो हमने किया था कल्पित माध्य विधि से, आज हम करेंगे किससे? पग विचलन विधि से, है ना? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ग अंतराल। मैं आप फटाफट कर देता हूँ क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया। आप चाहें तो इसको पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद ट्राई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल है अपना 65 से 68, फिर 68 से 71, 71 से 74, और 74 से 77, 77 से 80, और 80 से 83, 83 से 86। ये वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। अब आप क्या करेंगे? एक्सआई निकाल लेंगे। ग्रुप डाटा में एक्सआई किसको बोलते हैं? इनके बीच के पॉइंट को बोलते हैं। 65 और 68 के बीच में आएगा 66.5। दो तरीके से निकाल सकते हो, इनको जोड़ लो उसका आधा कर लो, या फिर देखो 65 और 68 के बीच में कितना गैप है? 3 का है ना, 68 में से 65 घटाओगे 3 बच गया, तो 3 जो है 3 का आधा कर लो, 1.5, 65 में 1.5 जोड़ लो 66.5, 68 में 1.5 जोड़ लो 69.5, क्योंकि ये जो डाटा है ना ये कंटिन्यूस डाटा कहलाता है, सब में गैप सेम सेम है। ठीक है ना? 71 में 1.5 जोड़ लो 72.5 हो गया, यही बात है ना? हाँ, तो ये हो गया 75.5, ये हो गया अपना 78.5। ठीक है, कभी गलत तो नहीं कर रहे अपन? ठीक है जी, 3-3 का गैप चल रहा है ना यहाँ पे। ये हो गया आपका 81.5, और ये हो गया आपका 84.5। ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर सकते थे, एफ आई एक्स आई के मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन वो तो ज़्यादा लंबा पड़ता है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डी आई निकाल लेंगे। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के बाद हमें पता चल जाता है कि क्या क्या स्टेप करना है। अब पहले देख लो कि डाटा को आपने किस तरीके से सोल्व करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं तो इसको है ना पग विचलन विधि से सोल्व करूंगा, तो पहले पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिख लो। एच सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपोन में सिग्मा एफ आई प्लस में ए। ध्यान देना एच जो है सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है। अच्छा, डी आई क्या हो गया? एक्स आई माइनस ए। अब ए किसी को मान लो, अपनी मर्जी से किसी को मान सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी में से मानना, किसी को भी। लेट्स से कि हमने इसी को ही मान लिया, है ना? वैसे आप किसी को भी मान सकते थे। ए का मतलब आपने डाटा को देख लिया और अंदाजा लगा लिया। जैसे ये डाटा जो है 65 से लेकर के 86 तक का है, तो आप अंदाजा लगा लेते हो कि भैया चलो यार इसका माध्य जो है वो 75 एक आएगा। अंदाजा लगा लिया आपने, तो 75 को भी मान सकते थे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट में आप उसको जोड़ ही रहे हो ना, तो घटा के जोड़ दिया तो कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख दें। अच्छा, अब इनके बीच में कितने कितने का गैप है? 3-3 का गैप है, तो 3 की टेबल चलेगी, है ना? चाहे तो आप करके ही देख सकते हैं। 75.5 में से 75.5 गया 0, 72.5 में से 75.5 गया तो -3, फिर इसमें से ये घटाओगे तो -6, इसमें से ये घटाओगे तो -9। ठीक है ना? इसलिए ये मेथड आसान पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि भैया क्या क्या आएगा, आपको घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो डी आई आ गया। अब इसके बाद अब देखो, अब अब चाहो तो इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, है ना? नहीं तो और भी आसान कर सकते हैं। कैसे? ये सारे के सारे नंबर किससे भाग हो रहे हैं? 3 से भाग हो रहे हैं, और वैसे भी ये जो नंबर किससे भाग होंगे? इनके बीच के गैप से भाग होंगे, जिसको हम बोलते हैं एच। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर निकाल लिया एक और यू आई निकाल लिया, उसको यू आई नाम दे दिया बस, है ना? यू आई क्या है? आपने डी आई, ये जो डी आई है ना, डी आई में जो भी डाटा पॉइंट्स आए हैं, इसको आपने एक फिक्स नंबर से भाग दे दिया। जोन सा नंबर आप क्या कह रहे हो, आप उस नंबर को 3 कह रहे हो, है ना? 3 यहाँ पे क्या है? एच है। 3 यहाँ पे क्या है? एक एच है। ठीक है, एच वैसे इसकी क्लास की विड्थ को बोला जाता है ना? और जो क्लास विड्थ होती है उसी से ये सारे सारे भाग होते हैं, इसलिए आप इसको भी एच बोल सकते हो। बस समझ में आ गई ना? ठीक है, अब मान लो आप कह दो जी लेट्स से कि ये 2 से भाग होते हैं, तो क्या मैं 2 को भी एच बोलता? हाँ, 2 को भी एच बोलते, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। बस समझ में आई ना? चलिए, तो ये होगा 3 0 -1 -2 -3, फिर यहाँ पे 1 2 3। इसके बाद हम क्या करते हैं? एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें हमें पता चल रहा है कि एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई कर लो। 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3,
8 जो 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। अब इनको जोड़ लो। अब चाहो तो ऐसे कर सकते हो भाई, पॉजिटिव को अलग से जोड़ लो, नेगेटिव को अलग से जोड़ लो। नहीं तो आप वैसे देख लो कि भैया 8 ये प्लस का 8 ये माइनस का कट गया ये तो। अच्छा 6 ये प्लस का 6 ये माइनस का ये भी कट गया। क्या बच गया 7 माइनस 3, 7 में 3 गया कितना बच गया 4 बच गया। नहीं तो आप ऐसे जोड़ के करते तब भी आ जाता। बस समझ में आ गई। चलो ये हो गया ठीक है। अब हमें किसका जोड़ करना है एफ आई का, क्योंकि जो फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है ना एफ आई का भी जोड़ करना है, सिग्मा में जोड़। तो इसका जोड़ कितना आएगा 2 और 4 6 और 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30 हो गया। अब बस वैल्यू रख दो आप। एच कितना अपना, एच है जी अपना 3 3 हो गया इंटू एफ आई यू आई का जोड़ 4, एफ आई का जोड़ 30 प्लस में ए कितना है, ए ये रहा 75.5। तो ये हो गया 10 पे कट गया 4/10 है ना, यानी 0.4 हो गया 0.4 प्लस में 75.5। इनको जोड़ लो, ये आ गया आपका 75.9। अब 75.9 का मतलब क्या है कि भैया अगर मैं जो दिल का धड़कना है इसका जो टोटल है, जैसे देखो 65 से 68 बार 2 महिलाओं का दिल धड़कता है, हो सकता है कि इसमें से एक महिला का दिल 66 बार धड़कता हो, है ना, इसमें से एक महिला का दिल 63 बार धड़कता हो, क्योंकि 68 तो इसके अंदर इंक्लूड होगा नहीं, है ना। ऐसी 4 महिलाएं हैं जिनका दिल इनके बाद इन 68 से 71 तक धड़कता है। मान लो किसी का 68 बार धड़कता होगा, किसी का 68 बार धड़कता होगा, किसी का 69 बार, किसी का 70 बार, ठीक है। इसी तरीके से ये है 3 महिलाओं का, इसी तरीके से 8 महिलाओं का है, इसी तरीके से 7 महिलाओं का है, समझे। अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं, इन सब का क्या कर दूं टोटल कर दूं, और उस टोटल को हर एक महिला में बराबर बराबर बांट दूं, तो हर एक महिला को इतना, हर एक महिला का इतनी बार दिल धड़कता है 1 मिनट में। एवरेज हो गया ये, समझे। एवरेज का मतलब क्या है कि जो आपके पास टोटल अमाउंट है ना उसको आपने सबके बराबर बराबर बांट दिया। जैसे वो दादी वाला एग्जांपल दिया था, दादी वाला नहीं था वो, तीन तीन उसका 3 दोस्तों का एग्जांपल दिया था भाई। 3 दोस्त हैं, खाना खाने जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो उसी हिसाब से जो टोटल है उसको अगर हम हर एक बंदे के हिसाब से बराबर बराबर बांट दें तो हर एक बंदे का कितना कितना आएगा, वो होता है आपका एवरेज, वही होता है आपका माध्य। बात समझ में आ गई। माध्य हमें दिमाग में क्लैरिटी ला देता है कि अच्छा हर एक बंदे के हिसाब से इतना इतना। जैसे मैं हूँ तो मेरी यूट्यूब से इनकम आती है ना, तो मैं पर डे के हिसाब से देख लेता हूँ कि अच्छा पर डे के हिसाब से एवरेज इतना पड़ रहा है मेरा, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई, अच्छा इतना पड़ रहा है भैया, बढ़िया फायदा है ना। मान लो कोई और काम स्टार्ट कर लिया तो मेरे दिमाग में हो गया कि अच्छा पर डे के हिसाब से मैं इतना कमा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। समझ गए ना, ये चीज़ है, समझे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एवरेज। कर लेंगे, चलिए ऐसे करना आपने। अब आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इन क्वेश्चंस की। अभी डेरिवेशन कराएंगे, लेकिन जिसको डेरिवेशन नहीं देखनी, जिसको नहीं देखना कि फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, तो वो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन किस किस के कर लेंगे आप करने लग जाइए। पांचवा तो छोड़ दीजिएगा, पांचवा मुझे कराना है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो डाटा है ना कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे फिर 53 आ गया, कंटिन्यूस डाटा नहीं है, इसको पहले कंटिन्यूस बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक काम करना, छठा सातवां आठवां नौवां, छठा सातवां आठवां नौवां, ये चार के चार जो क्वेश्चन है ना, इन चारों क्वेश्चंस को आप पग विचलन विधि से करके देखिए। कल जो है हमने इसको किया था लेकिन कल्पित माध्य विधि से, लेकिन आज आप क्या करेंगे, इसको पग विचलन से करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, ठीक है। और पग विचलन करना जरूरी है, क्योंकि +1 में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अभी तो आप क्या पढ़ रहे हो, सिर्फ आप ये डी आई पढ़ रहे हो, यू आई पढ़ रहे हो। +1 में जाने के बाद आप मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इनका मतलब अच्छी तरह और सीखेंगे। मतलब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा। और अब हम करते हैं इसके डेरिवेशन, ये सीखते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। हेडिंग डाल लीजिए डेरिवेशन। अच्छा वापस से बता देता हूँ, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ये सिर्फ हम अपनी समझ से कर रहे हैं, अपनी समझ के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि फॉर्मूले बने कैसे हैं, ठीक है। जिसने पहली बार फॉर्मूला बनाया होगा उसने कैसे सोचा होगा, समझ में आ गई। चलिए, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ग्रुप डाटा में माध्य निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ वाई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ वाई, ये होता है ना, ठीक है। अब सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, ये मतलब है f1 x1 प्लस में f2 x2 प्लस में f3 x3 प्लस में डैश 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 प्लस में f1 xn, ये मतलब हो गया। बटे में f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस में
डैश 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 प्लस में F1, ये हो जाता है ना। चलिए, अच्छा अब देखिए, जिसने पहली बार फॉर्मूला बनाया होगा उसने क्या सोचा होगा कि यार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मान लो कि थोड़ा मुश्किल काम है, F1 की X1 से मल्टीप्लाई करनी है ना, मान के चलते हैं कि दोनों ही अंक बहुत बड़े बड़े हैं, अब मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम हो गया। तो एक काम करते हैं, X1 ये जो X1 X2 X3 है ना, इनमें से मैं कोई एक फिक्स रकम घटा देता हूँ, है ना, जो घटा रहा हूँ उसको बाद में जोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इसमें से है ना, लेट्स से कि ए घटा दिया, इसमें से भी ए घटा दिया, है ना, इसमें से भी ए घटा दिया और इसमें से भी ए घटा दिया। ऐसे करते 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 जो ये है एक्सन है, जो लास्ट आपका डाटा पॉइंट है, उसमें से भी ए घटा दिया। अब घटाने के बाद उसे जोड़ना है, लेकिन अभी आप जोड़ेंगे नहीं, अभी जोड़ेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, अब घटा दिया, ठीक है, अब घटाने के बाद उसने वापस देखा यार कि अभी भी बड़े बड़े रकम है, अभी भी बड़ी बड़ी रकम है, अभी भी गुणा करना मुश्किल है, F1 की X1 माइनस ए से गुणा करना बहुत मुश्किल है। तो उसने क्या किया, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको है ना मैं भाग भी कर देता हूँ। मान लो कि उसने भाग कर दिया किसी एच नंबर से, नाम दे दिया बस मैंने एच, इसको भी एच से भाग दे दिया, इसको भी एच से भाग दे दिया, इसको भी एच से भाग दे दिया, अब इसको भी एच से भाग दे दिया। तो उसने क्या किया, उसने कोई रकम घटा भी दी और किसी नंबर से भाग भी दे दी, तो उसका उल्टा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, उसे वही रकम जोड़नी भी पड़ेगी और जिससे उसने भाग दिया उसी से गुणा भी करनी पड़ेगी, समझे। जैसे मान लो 5 है, ठीक है, तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई 5 को 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा कर दी, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 5 का 5 ही रहेगा, है ना। तो जो इसको ऑपरेशन बोलते हैं, जैसे मान लो प्लस लिख रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ ना, इसे ऑपरेशन कहलाते हैं मैथ में। मुख्यतः 4 ऑपरेशन और भी बहुत सारे हैं, 4 ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑपरेशन। तो अगर आप माइनस का ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो आपको प्लस भी करना पड़ता है, अगर आप भाग कर रहे हो तो आपको गुणा भी करनी पड़ती है, ताकि वो चीज़ फिक्स रहे, है ना। ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ जो है, इसमें कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जो आप कर रहे हैं उसका उल्टा भी करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे मैंने घटाया है ना, तो मुझे जोड़ना भी पड़ेगा, मैंने भाग किया है तो मुझे गुणा भी करना पड़ेगा, ताकि कट करके वापस से ये सेम टू सेम ऐसे ही बन जाए। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अच्छा अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, नहीं तो फिर है ना ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत आपको अजीब लगेंगी। कल डेरिवेशन जो कराई थी ना, वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब इनके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि असल में हमने क्या घटाया है और क्या भाग करा है। हमने वैसे देखने में तो लग रहा है कि ए घटा दिया और एच से भाग दे दिया, तो आप ऐसे मत कर देना कि ए जोड़ देते हैं और एच से ए एच जोड़ देते हैं सब में, ऐसे मत कर देना। भाई ए जोड़ दिया और एच जो भाग किया उसकी गुणा कर दिया, ऐसे मत कर देना, क्योंकि जो आपने घटाया है वो आपने गुणा के अंदर घटाया है, F1 और X1 की जो मल्टीप्लाई थी ना उसमें से घटाया है, तो आपको पहले गुणा करके देखना पड़ेगा कि असल में घटा क्या है। ऊपर ऊपर से देखने पे तो ये लग रहा है कि आपने ए घटाया है और एच से भाग दिया है, लेकिन आपको गुणा करके देखनी पड़ेगी कि असल में घटा क्या है, ठीक है। तो मैं गुणा कर लेता हूँ एक बार इसकी, तो यहाँ पे कर दूँ एक बार रफ में, ये हो गया रफ थोड़ा सा काम। अगर मैं F1 X1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ गया, F1 X1 माइनस का F1 A, है ना, अपोन में एच है ही, तो दोनों के अलग अलग कर लो, चाहे इसके अलग एच लगा दो, इसके अलग एच, है ना, क्योंकि दोनों का देखो, अगर दोनों के बट ऐसे हो जाएगा, अगर दोनों को अलग अलग करोगे तो दोनों के साथ एच लगेगा, इसके साथ भी एच लगता है और इसके साथ भी एच लगता है, समझे। अब ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करो, F2 X2 माइनस F2 A, इसके बटे में भी एच आ गया, इसके बटे में भी एच आ गया। ऐसे ही F3 X3 बटे में एच माइनस का F3 A बटे में एच, प्लस में डैश 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 डैश, प्लस में Fn Xn, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड ले जाऊं, जगह बन जाए मेरे लिए। ये रफ काम है, बाद में मिटाना पड़ेगा इसको अपने को। चलिए, Fn Xn बटे में एच लगा दें, माइनस का Fn A बटे में एच, समझ में आ गई। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, F1 X1 वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं, जैसे ये है, इसको मैं एक काम करता हूँ साथ साथ लिख लेता हूँ, है ना। तो ये हो गया अपना F1 X1 अपोन में एच, प्लस में F2 X2 अपोन में एच, प्लस में F3 X3 अपोन में एच, प्लस में डैश 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 डैश, प्लस में Fn Xn अपोन में एच, ठीक है। जो ये बच गए, ये वाले जो बच गए, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का F1 ए अपॉन में एच, माइनस का F2 ए अपॉन में एच, माइनस का F3 ए अपॉन में एच, माइनस का Fn ए अपॉन में एच। ये बात है, ठीक है। तो एक काम करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे से ना एच कॉमन ले लेते हैं सब में से। तो 1/h कॉमन आ गया, 1/h क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, F1 x1, F2 x2, F3 x3 अप टू Fn xn, है ना। इसको लिख लेता हूँ, F1 x1 प्लस में F2 x2 प्लस में F3 x3 प्लस में ऐसे चलते चलते Fn xn तक। ठीक है, चलिए इसमें से इकट्ठा ही कॉमन ले लेते हैं, इकट्ठा ही कॉमन ले लिया। माइनस ये क्या हो गया, अगर आप इसमें से एच तो आपने बाहर निकाल ही लिया, अगर आप देखेंगे ध्यान से माइनस ए सब में आ रहा है, तो माइनस ए कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या हो गया आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, प्लस नहीं, हाँ प्लस ही आएगा, डैश 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 यहाँ पे भी लगा हुआ है, कभी आप समझे, डैश 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 दोनों जगह है, यहाँ पर भी डैश डैश है, यहाँ पर भी डैश डैश है, समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर भी आपका डैश 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 ऐसे लगेगा। Fn और ए तो आपने ले लिया बटे में एच, ये हो गया कुछ इस तरीके से। बटे में एच नहीं, एच तो आप बाहर ले ही चुके हैं, एच तो मिटाओ। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए, अब हो गया अपना काम सारा। देखो अब हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास सीरीज थी, इस सीरीज में हमने ए को घटाया था सब में से और एच से भाग किया था, है ना। लेकिन जब हम असल में देख रहे हैं तो असल में ये कुछ हमें ऐसा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको, ये जो सीरीज बन गई, अब इसको वापस से ऐसा ऐसा बनाने के लिए, वापस से ऐसा ऐसा बनाने के लिए अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एच से गुणा करनी पड़ेगी, ये जो पूरा डाटा है, ये जो पूरा डाटा है इसकी मुझे एच से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। एच से गुणा करने से क्या होगा कि वो एच से ये एच कट जाएगा, खत्म। एच से गुणा करने के बाद ये जो पोर्शन है ना, ये एक्स्ट्रा है, फालतू का है भाई। यहाँ पे देखो F1 x1 F2 x2 F3 x3 Fn xn तक है, तो मुझे तो असल में यही चाहिए ना। अब इसके अलावा जो भी घट रहा है, जो भी भाग हो रही है, उसी का उल्टा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पर ये है तो मुझे भी यही चाहिए, है ना। अब ये चीज़ घट रही है ना, तो इसको मैं जोड़ दूंगा, और ये चीज़ यहाँ पे भाग हो रही है तो मैं इसको गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। तो भाग हो रही तो मैं क्या कर दूंगा, पहले गुणा, पहले अपने गुणा करनी पड़ेगी ताकि एच से कट जाए, फिर आप जोड़ेंगे। आप ऐसे मत करना कि पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, वो गलत हो जाएगा। पहले आपको गुणा करनी पड़ेगी, फिर आपको ये जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक रूल होता है बोर्ड मास का, अगर आपने पहले पढ़ा हो तो, ठीक है। यानी पहले आप डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करी जाएगी, उसके बाद ऐड होगी, है ना। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एच से। किसको, ये जो डाटा है ना, ये जो आपने डाटा लिखा है ना यहाँ पे, इसको सबसे पहले आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एच से। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी एच से, क्यों, जैसे ही आपने एच से मल्टीप्लाई की ये एच खत्म, अब सिर्फ आपके पास ये बच गया। इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा। ये आपने दिया जोड़, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वापस से समझाऊंगा, बस एक बार लिख लीजिए आप, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए, इसको मिटा दूँ मैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा आपको, और अगर कल का लेक्चर देखा तो आ ही जाना चाहिए, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, अब वापस समझ लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने ये जो सीरीज थी हमारे पास, इस सीरीज को कुछ ऐसा लिख दिया। आप कहेंगे ऐसा कैसे लिख दिया, आप इसको खोल के देख लो, आप इसको खोल के देख लो, और ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा लगाई हैं इसको जोड़ जाड़ के देख लो सबको, आप पाएंगे कि ये दोनों सेम ही है। कैसे, मैं इसको फटाफट खोल के दिखाऊं, F1 x1 माइनस F1 a, है ना, और इसके बटे में भी h है ना। चलो h तो इसके बटे में भी है, कोई बात नहीं, h तो आप बाद में कॉमन ले लेंगे ना। F2 x2 माइनस F2 a, इसके बटे में भी h, इसके बटे में भी h, प्लस में F3 x3 माइनस F3 a, इसके बटे में भी h, इसके बटे में भी h, प्लस में डैश 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 F1 xn, इसके बटे में भी h हो गया,
माइनस का F1A, इसके बटे में भी H हो गया, H हो गया भैया, H। ठीक है, और गुणा में क्या है, गुणा में H है ही, तो इन सब का H कॉमन ले लिया। ऐसा नहीं कि H काट दिया, नहीं, वो तो गुणा में करता, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता ना फिर कट जाता। लेकिन जैसे पहले आपको H कॉमन लेना पड़ेगा, जब आप H कॉमन लोगे तो उस एक H से ही H कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, F1x1 माइनस F1A प्लस में F2x2 माइनस का F2A प्लस का F3x3 माइनस का F3A प्लस में डैश 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 F1xn माइनस का F1A। समझे, यहाँ पर जब आप H कॉमन लोगे ना तो H तो एक हो गया, वो कॉमन लेने का मतलब ये हो गया ना, आपने कुछ ऐसा ले लिया, H कॉमन ले लिया, है ना, ये कुछ आपको ऐसा ऐसा दिखेगा फिर, तो ये H से H कट जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कट गया। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे ये भी तो चलता आ रहा था, प्लस करना था अपने को, ये ए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस में डैश 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 Fn, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे AF1 AF2 प्लस में क्या लिख सकते थे, AF1 प्लस में AF2 प्लस में AF3 प्लस में डैश 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 AFn। ये बात है ना। अब देखिए, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, AF1 ही है, ये भी F1A लिखो या AF1, तो ये तो कट गया, है ना। ऐसे ये भी कट गया, और ऐसे ही अपना AF3 ये भी कट गया, और ये जो अपना है AFN, कहाँ है इसमें AFN, एक मिनट, ये रहा यार, ये रहा, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, अल्टा पल्टा मार दिया इसका। FNXN तो ये हो गया, माइनस FNA है ये, इसके साथ A लगा हुआ, ये रहा, तो ये भी अपना कट गया। क्या बच गया अपना, ये बच गया F1x1 प्लस में F2x2 प्लस में F3x3 प्लस में डैश 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 F1xn, ये बच गया अपना। ठीक है, और अब देखिए, ये सीरीज और ये सीरीज बिल्कुल सेम है, समझ रहे ना। यानी कि अभी मैं इसको मिटा दूं पहले, फिर बोलता हूँ। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भैया मैं इस सीरीज को कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, तो मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5/2 गुणा 2 प्लस में 1 माइनस 1, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये कट गया, ये भी कट गया, 5 का 5 ही रहा। तो ऐसे ही है, ये सीरीज और ये सीरीज सेम है, ये सीरीज और ये सीरीज सेम है, आपको मैंने सोल्व करके दिखा दिया, दोनों की दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को ऐसा कैसे लिखा, कैसे पता किया कि ऐसा होगा। सबसे पहले क्या किया, सबसे कुछ घटा के देख लिया। अब फिर देखा यार, घटा 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 के देखने के बाद भी मान लो कि गुणा करना मुश्किल रहा, तो मैंने भाग करके देख लिया, है ना। तो जो घटाया और जो भाग किया, पहले मैंने खोला कि असल में क्या घटा है, देखने से तो लगा कि -a और AH हुआ है, लेकिन असल में मैंने मल्टीप्लाई करके देखा कि असल में क्या घटा और क्या गुणा, क्या भाग हुई है। तो उसको देखने के बाद मुझे पता चला कि भैया असल में तो है ना, ये वाला माइनस में था, ये वाली चीज़ घटी थी, तो इसको जोड़ दिया। ठीक है, और H जो था वो भाग में था सबके, तो H से गुणा कर दी, समझे। अच्छा जी, अब देखिए, अब xi माइनस a बटा h, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, इसको भी मैं कोई नाम दे देता हूँ, इसको भी मैं कोई नाम दे देता हूँ। लेट्स से मैंने इसको u1 नाम दे दिया, नाम ही तो देना था, u1 दे दिया। इसको क्या दे दिया, u2 दे दिया, और इसको u3 दे दिया, प्लस में डैश 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 डैश, इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से un, नाम दे दिया बस। किसको, xn माइनस a अपॉन h को, इसको क्या नाम दे दिया, un। आपको फॉर्मूले में पता हो, हम इसको ui बोलते थे, ये जो रिटर्न डाटा पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलते थे, यूआई। यूआई क्या था, xi माइनस a अपॉन h, यही था ना। चलिए, मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास, h है, प्लस में ये क्या अपने पास a। अब ध्यान दीजिए, f1 f2 f3 इनके सबका जोड़ क्या कहलाएगा, सिग्मा ऑफ fi लिख दूं, बात तो सेम ही है। बटे में, बटे में, अच्छा बटे में तो चल रहा था, बटे में, यहाँ पे बटे में लिखना पड़ेगा, बटे में चल रहा था। अब ये है क्या, सिग्मा ऑफ fi ये है, तो सिग्मा ऑफ fi ही लिख देते हैं, इतना खोलने की जरूरत थी नहीं वैसे। सिग्मा ऑफ fi का सिग्मा ऑफ fi लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या बन गया भैया, ये पोर्शन क्या बन गया, ये वाली सीरीज क्या बन गई, ध्यान से देख के बताइए। ये बन गया आपकी FI UI, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ऑफ FI UI लिख सकता हूँ, है ना। इनटू में क्या है, ये H के साथ गुणा में है, प्लस में क्या है, A सिग्मा ऑफ FI अपॉन में क्या है, सिग्मा ऑफ FI। अब सिग्मा ऑफ FI इससे भी भाग होगा, सिग्मा ऑफ FI इसको भी भाग करेगा, है ना। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिग्मा ऑफ FI UI इनटू में H बटे में सिग्मा ऑफ FI, है ना। प्लस में जब इसको इससे भाग करोगे, यानी ऐसा कुछ करोगे, तो ये कट जाएगा, ये जो ये कट जाएगा,
है ना? तो आपका क्या, अच्छा ये नहीं कटेगा, कल भी बताया था मैंने, क्योंकि इसका मतलब होता है F1 U1 प्लस में F2 U2 प्लस में F3 U3, ऐसे-ऐसे चलता रहता है। बटे में इसका मतलब होता है F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये तो कटेगा नहीं ना, ये तो कट ही नहीं सकता वैसे भी, ठीक है ना? ऐसे कॉमन तो ले ही नहीं सकते ना, कॉमन लेते फिर तो चलो कट भी जाता, ठीक है? ये कैसे कट गया फिर? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा ऑफ Fi और सिग्मा ऑफ Fi है। सिग्मा ऑफ Fi का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना? मल्टीप्लाई में कि A है। नीचे वाले का मतलब क्या हो गया? F1 F2 और F3, ये सेम होगी इसलिए कट गया। पिछली बार सेम थी नहीं, इसमें सेम थी नहीं, इसलिए नहीं कटा। मतलब समझ गए? ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो उसमें भी कभी-कभी आ रही है। ठीक है? तो हमें कैसे दिख गया? हमें ये मिल गया भैया सिग्मा ऑफ Fi UI, ठीक है? अपॉन में सिग्मा ऑफ Fi इनटू में H। अब चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, बात तो सेम ही है। H से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, H की सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। जब आपने H लिख दिया ना, तो उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से नहीं होती। नीचे वाले से होती है, तो एक उठा H लिखते तुम, ठीक है? प्लस में यहाँ पे क्या हो गया A। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से बन के आया। जिसने सोचा होगा, जिसने फॉर्मूला बनाया होगा, उसने कुछ इस तरीके से सोचा होगा, ठीक है ना? उसने कैसे सोचा होगा कि भैया जब मैं इसके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, कुछ घटा देता हूँ ना, जो घटाऊंगा उसको बाद में जोड़ दूंगा, है ना? और किसी से भाग देता हूँ, जिसको भाग दूंगा उसको बाद में गुणा कर दूंगा। तो उसने ऐसे सोच के उसको फिर सोल्व किया, सोल्व किया, सोल्व किया, फिर लास्ट में उसको ऐसा फॉर्मूला मिल गया। इसको हम बोलते हैं क्या? स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। समझे? ये चीज होगी। तो हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 14.1 का बेसिक कंप्लीट हो जाता है। और इस बेसिक में हमने क्या सीखा कि भैया माध्य निकालने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। एक है आपका प्रत्यक्ष विधि, एक है आपका कल्पित माध्य विधि, और एक है आपका पग विचलन विधि, ठीक है? और 3 ही टाइप के डाटा होते हैं। एक तो होता है रो डाटा, या फिर कह लो आप आरोही अवरोही क्रम में जचा हुआ डाटा, है ना? इसको इंडिविजुअल सीरीज भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार का डाटा होता है आपका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला डाटा, और एक होता है ग्रुप डाटा, वर्गीकृत फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो प्रत्यक्ष विधि से हमने जो फॉर्मूले सीखे वो सारे के सारे ग्रुप के सीखे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ Fi xi अपॉन में सिग्मा ऑफ Fi। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ Fi di अपॉन में सिग्मा ऑफ Fi प्लस में a। यहाँ पे जो di है उसमें से a घटा देते हो, तो उस घटाने के बाद यहाँ पर आपने a जोड़ दिया बस। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा ऑफ Fi ui अपॉन में सिग्मा ऑफ Fi इनटू में h, ठीक है? और प्लस में a, ये फॉर्मूला होता है ना? अब यही तीनों फॉर्मूले ये तो हमने ग्रुप में सीखे, यही अनग्रुप में होते हैं, यही रो डाटा में होते हैं, ठीक है? अनग्रुप के तो बिल्कुल सेम होते हैं। जो आपने ग्रुप में सीखे हैं वही अनग्रुप के होते हैं, वही इसके अनग्रुप के होते हैं, ठीक है? हाँ, रो डाटा में क्या होता है? रो डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं जाती, फ्रीक्वेंसी तो वही नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो आप बस Fi की जगह Fi xi की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिग्मा ऑफ xi हो गया, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं। यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा ऑफ di होगा अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स प्लस में a होगा। यहाँ पे h इंटू सिग्मा ऑफ ui होगा अपॉन में क्या होगा? n प्लस में a, ये होगा। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ग्रुप डाटा के बारे में बताया गया है, इसलिए हमने रो डाटा और अनग्रुप डाटा इनको नहीं पढ़ा है। बात समझ में आ गई? आप चाहें तो इनके फॉर्मूले भी डिराइव करके देख सकते हैं, इसलिए मैंने मिटा दिए यहाँ से। कईयों को जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगने लगता है, इसलिए। चलिए जी, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए थे, मतलब समझ में आ गया? माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, है ना? तीनों के तीनों हमने फॉर्मूले देख लिए, ग्रुप डाटा के हिसाब से ये फॉर्मूले हैं, ठीक है? और किसी भी क्वेश्चन का अगर आप माध्य निकाल रहे हो तो आप तीनों विधियों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं। हाँ, अगर एग्जाम में बोला है कि कल्पित करो तो कल्पित से करना है, पग विचलन करो तो पग विचलन से करना है, प्रत्यक्ष करो तो प्रत्यक्ष से करना है। अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष बोल दिया तो कल्पित लगा दिया, कल्पित बोल दिया प्रत्यक्ष लगा दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है? और कुछ भी नहीं बोल रखा तो आप किसी से भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है ना? चलिए, एक दो बातें और बता देता हूँ आपको। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब आप घर से क्या कर लीजिएगा, अगर आपने डेरिवेशन देख ली है तो, डेरिवेशन अगर आपने देख ली है तो आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा आपको बड़ा जरूर लगेगा लेकिन आप कर लीजिएगा,
है ना, और मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज 14.1 है, इसके सभी क्वेश्चन करिएगा, सभी, ठीक है। चाहे तो फिफ्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा, अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन को बिना जचाए भी करेंगे ना, तब भी आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिफ्थ क्वेश्चन, चलो छोड़ देना एक बार, फिफ्थ क्वेश्चन एक बार छोड़ देना, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है ना वो कंटिन्यूस नहीं है, उसको कंटिन्यूस कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, है ना। आपकी मर्जी है, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से करिए, चाहे आप कल्पित माध्य से करिए, चाहे आप उससे पग विचलन से करिए, आपकी मर्जी है, लेकिन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि कल जो है हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप कल की वीडियो ना देखें, ना देखें। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कल कल जो मैं कराऊंगा ना, वो आप खुद ब खुद पहले कर लें, है ना। मान लो कहीं कोई दिक्कत आए वो देख लें, लेकिन सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद करने चाहिए आपको, सारे के सारे। उसको छोड़ देना, क्या नाम है, अपना पांचवा को, इसको छोड़ के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीनों मेथड हमने अच्छी तरह कर लिए। और इतना डीपली पढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि प्लस वन में आपका पग विचलन मेथड है, उसमें फिर दिक्कत आएगी अगर आप 10वीं में अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो। कोई भी चीज़ छोड़ के मत चलो, ऐसे मत जो आपका है ना, देखो ये जो मैंने पग विचलन कराया, ये कई बोर्ड में है ना हट चुका है, लेकिन है ना, आप समझिए, अगर अब तो हट गया, प्लस वन में क्या करोगे फिर, वहाँ तो अटकोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक चीज़ को आप करिए। तो बस यही बात थी, ठीक है। तो अगर आप अभी तक लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अभी तक देख रहा हूँ, है ना, मतलब कंप्लीट देखा मैंने। और कल मिलते हैं फिर, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 को कम्प्लीटली सॉल्व, ठीक है। सो थैंक यू।